हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सीटेट के लिए साइंस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैंने NCERT क्लास 6 to 8 कंप्लीट पढ़ा दिया है। साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। साइंस की लगभग 13-14 वीडियो प्रैक्टिस की भी आ चुकी हैं। लगभग 13 वीडियो आ चुकी हैं प्रैक्टिस की। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन प्रैक्टिस वाली वीडियो में। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। NCERT क्लास 6 to 8 कंप्लीट पढ़ा दिया है मैंने। तो यदि आप इतना पढ़ लेते हैं आसानी से 25+ ला सकते हैं। अब 1 महीना ही शेष है तो रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए, यानी रिवीजन करना है आपको अब इस 1 महीने में, और प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आप अच्छे नंबरों से सीटेट में पास हो जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? पहला विकल्प है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। दूसरा है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तीसरा है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। और चौथा है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इसमें पूछा गया है कि विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में जो सही नहीं है वह बताना है। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, ये विज्ञान की प्रकृति है कि विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान संदेहवाद को भी बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया भी है, लेकिन विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये गलत है, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं होती, समय के साथ उसमें बदलाव हो जाते हैं। तो इसमें डी इसका उत्तर होगा, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। यहाँ लिखे हुए हैं विकल्प, तो पहला इसमें सही है डी। विज्ञान की प्रकृति में सही नहीं है बताना था, इसलिए डी विकल्प इसमें सही होगा। तो पहला इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? पहला विकल्प है निष्पक्षता, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव और चौथा है स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, इन सभी का विकास विज्ञान द्वारा होता है। ABC यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। पहला विकल्प है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। दूसरा विकल्प है छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। तीसरा है सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना। और चौथा है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। अब जब भी आप प्रश्न पढ़ें और विकल्प पढ़ने के बाद आपको रटने वाले जो भी विकल्प हैं तुरंत काट दीजिए, क्योंकि रटने का कोई भी प्रावधान नहीं है शिक्षण में। तो ये रटने वाला इसमें लिखा है, ये गलत हो गया। अब लिखा है और विकल्प 3 विकल्प बचे हैं। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। चलिए ये प्रश्न का उत्तर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। विज्ञान शिक्षक की जो भूमिका है वह छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करने की है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षक की और क्या क्या भूमिका होती हैं? छात्रों को उपकरण, सामग्री, सहायता और पाठ्य पुस्तकों के उचित उपयोग पर निर्देश देना, सीखने वालों को समृद्ध अनुभव प्रदान करना, कक्षा, प्रयोगशाला और क्षेत्र की यात्रा के नियम स्थापित करना,
यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र यह समझें कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। ऐसा वातावरण बनाना जहां प्रश्न पूछने में छात्र सहज महसूस करें। तो ये सब विज्ञान शिक्षक की भूमिकाएं होती हैं, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, पहला विकल्प है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, दूसरा है सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तीसरा है शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, और चौथा है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा सीखने वाले यानी कि छात्र के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के वातावरण यानी पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, और विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ABD यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये एनसीएफ 2005 में नहीं कहा गया है। ABD इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? पहला विकल्प है याद करना, दूसरा है बोध करना, तीसरा है सर्जन करना, और चौथा है अनुप्रयोग करना। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है, और बेंजामिन ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 ज्ञान क्षेत्र यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी में वर्गीकृत किया है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह है सृजन करना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया है कि बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है, और कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? तो सृजन करना सबसे अधिक संबंधित होगी, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? पहला विकल्प है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, दूसरा है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, तीसरा है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, और चौथा है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। सीखने वाले यानी छात्र को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो वह तीसरा विकल्प होगा सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, यानी कि पहले शिक्षार्थियों को काम में संलग्न करना, सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि किसी के स्वयं के कार्यों के परिणामों को सीखने और अनुभव करने से अधिगम में मदद मिलती है, तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? पहला विकल्प है संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, तीसरा है सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, और चौथा है संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर।
तो प्रश्न में कहा गया है कि किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना को अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, यानी कि सीखने वालों के द्वारा, सीखने वाले यानी छात्र। तो छात्रों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन और उसका निष्कर्ष निकालना, ये सबसे अधिक अर्थवान होगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प है यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। दूसरा है इसका संचालन आसान है। तीसरा है यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है। और चौथा है यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का। तो विज्ञान क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पहला विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है अवधारणा मानचित्रण, तीसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण और चौथा है जर्नल लिखना। तो बाल केंद्रित आकलन के लिए है पूछा गया है, तो इसमें पोर्टफोलियो शामिल है, अवधारणा मानचित्रण और जर्नल लिखना यानी दैनिकी लेखन। जर्नल लिखना का मतलब क्या है? दैनिकी लेखन। तो ए बी डी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये जो लिखे हुए हैं इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो इसमें समय के साथ एकेडमिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट, दत्तकार आदि जैसे शिक्षार्थी के काम के नमूने शामिल हैं और इसका उपयोग शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो ये तो होता है पोर्टफोलियो। अवधारणा मानचित्रण क्या है? तो छात्रों को स्पष्ट रूप से यह जांचने में मदद करने के लिए शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी है कि नई अवधारणाओं को सीखने से पहले सीखी गई अवधारणाओं से कैसे संबंधित किया जाए। यानी कि जो छात्र पहले सीख चुके हैं तो नई अवधारणाओं को उनसे कैसे संबंधित किया जाए। तो ये होता है अवधारणा मानचित्रण। पेपर पेंसिल परीक्षण ये क्या है? तो पेपर पेंसिल परीक्षण का उपयोग प्रतिभागियों की नेत्र संबंधी क्षमता के प्रासंगिक कारकों को मापने के लिए किया जाता है। दैनिकी लेखन यानी जर्नल लिखना, तो यह एक विशेष विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि, धारणाओं, अनुभवों आदि को रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षार्थियों द्वारा लिखे गए लेखन के रूप को संदर्भित करता है। तो इन सब के बारे में भी जानना आवश्यक था। इसमें दूसरा विकल्प सही है, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। पहला विकल्प है रचनात्मक आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन, तीसरा है स्व आकलन और चौथा है सत्र आकलन। तो विज्ञान में सीखने जैसा आकलन या इसी को ही कहते हैं सीखने के रूप में आकलन, तो इसका अर्थ होता है स्व आकलन। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो स्व मूल्यांकन जो है किसी व्यक्ति की अपने प्रदर्शन और उसकी क्षमता और कमजोरियों का सही मूल्यांकन या आकलन करने की क्षमता होती है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? जैसा पहला प्रश्न था उसी तरीके का ये प्रश्न है। पहला विकल्प है विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है, दूसरा है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, तीसरा है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है और चौथा है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में जो सही नहीं है वह चौथा विकल्प है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है।
ये सही नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है अवधारणाओं की समझ विकसित करने और तथ्य के पीछे के तर्क का पता लगाने पर केंद्रित है, इसीलिए इसमें चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ये प्रश्न पहले भी अभी मैंने लिया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, दूसरा है बच्चे के प्रति निष्ठ, तीसरा है वातावरण के प्रति निष्ठ और चौथा है कक्षा कक्ष के प्रति निष्ठ। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, दूसरा विकल्प इसमें सही है। और ऑप्शन इसमें इसीलिए अलग दिए गए हैं, उस प्रश्न में ऑप्शन अलग थे, तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न ले लिया। आपको याद रखना है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है वह बच्चे के लिए सत्य होनी चाहिए, जीवन के लिए सत्य होनी चाहिए, विज्ञान के लिए सत्य होनी चाहिए और सीखने वाले के वातावरण के प्रति भी सच्ची होनी चाहिए। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। बाकी इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है पर्यावरण संबंधी और चौथा है प्रक्रियात्मक। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा, प्रक्रियात्मक। तो जो प्रक्रियात्मक वैधता है एक महत्वपूर्ण मानदंड है, क्योंकि यह छात्र को सीखने में मदद करता है और गतिविधियों और प्रयोगों से संतुष्ट करता है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? पहला है यह बच्चों के साथ अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, दूसरा है यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, तीसरा है यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है और चौथा है यह शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है। तो सबसे अधिक उपयुक्त है यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, लेकिन यह शिक्षक और कक्षा की लय को नहीं तोड़ता। ए बी सी इनमें सही है, डी गलत है। ए बी सी यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो छात्रों के लिए जो क्षेत्र भ्रमण है एक शैक्षिक अनुभव की तरह होता है, जो उन्हें कक्षा में कभी नहीं हो सकता। क्षेत्र भ्रमण को मज़ेदार माना जाता है क्योंकि इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए ABC इनमें सही है, डी इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है ये आज का। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला विकल्प है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, दूसरा है जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना और चौथा है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो विज्ञान शिक्षा का जो उद्देश्य नहीं है वह बताना है। तो अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना ये विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 15 प्रश्न लिए थे आज की वीडियो में। 15 पेडागोजी से पूछे जाते हैं, 15 आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट में पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के साइंस के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप लोग वो वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट उसकी भी मैंने बना दी है और साइंस की प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी है और अब मैं ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।